हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। ये मतलब यूपीएससी 2025-2026 के लिए मूल विधि मास्टरी का एक वन शॉट रिवीजन है। अगर आप दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये क्लास आपका अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। जी बिल्कुल। और इस ब्लूप्रिंट को हमने बहुत ही डीपली डिजाइन किया है ताकि एग्जाम का एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सही कहा। तो आज का हमारा जो एजेंडा है उसमें हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNNS 2023 को कवर करेंगे और इसके साथ ही 5 बहुत ही प्रमुख माइनर एक्ट्स का पूरा निचोड़ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इनमें शामिल है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, SC/ST एक्ट, पॉक्सो, मोटर वाहन अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। मिश्रा सर, सबसे पहले BNS पर आते हैं। पुरानी CRPC से इस नए BNS तक का जो सफर है वो कैसा रहा है? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी पुरानी CRPC 1973 थी, जो कि 1974 में लागू हुई थी, उसमें टोटल 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां थीं। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आया है, BNSS 2023, इसमें 541 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। इस बदलाव का जो मेन मोटिव है ना, वो आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर सजा तक एक नई नागरिक केंद्रित यानी सिटीजन सेंट्रिक प्रक्रिया बनाना है। पहले फोकस सजा पर ज्यादा था, अब न्याय पर है। हाँ, और जैसा कि मिश्रा सर ने बताया, ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच सबसे ज्यादा हिरासत या कस्टडी के नियमों में दिखती है। अगर हम हिरासत की समय सीमा की बात करें तो नए नियम बहुत क्लियर हैं। पुलिस कस्टडी की जो अधिकतम सीमा है वो अब 15 दिन तय कर दी गई है। जी, 15 दिन मैक्स है। और इसमें जो डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट है वो और भी दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल। धारा 187 के तहत अगर मामूली अपराध है तो 60 दिन के अंदर डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है, और वहीं अगर अपराध थोड़ा गंभीर है तो वहां 90 दिन का टाइम लिमिट है। यानी 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो जमानत मिल सकती है। और एक छोटी सी डिटेल जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि न्यायिक जांच के दौरान जो रिमांड मांगा जाता है उसके लिए मैजिस्ट्रेट को स्पष्ट लिखित कारण देना अब अनिवार्य है। मतलब बिना सॉलिड रीजन के रिमांड नहीं मिलेगा। सही पॉइंट पकड़ा आपने। और इसके अलावा BNSS में कुछ कमाल के इनोवेशंस भी हैं। जैसे धारा 173 को देख लीजिए, ये EFIR से जुड़ी है। अब EFIR तो हो जाएगी, लेकिन पुलिस को 72 घंटे के भीतर इसका सत्यापन करना जरूरी है। और महिलाओं से जुड़े मामलों में सिर्फ महिला अधिकारी ही FIR दर्ज करेगी। ये बहुत ही सेंसिटिव और अच्छा कदम है। एक और धारा जो मुझे काफी अहम लगी वो है धारा 356। इसे अनुपस्थिति में विचारण या ट्रायल इन एब्सेंटिया कहते हैं। मतलब अगर कोई घोषित अपराधी विदेश भाग जाए तो भी उस पर ट्रायल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। हाँ, कानून अब उनका इंतजार नहीं करेगा। और पीड़ितों के लिए धारा 396 में विक्टिम कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है, जिसे राज्य सरकार तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है वो धारा 4 में है। ओ हाँ, कम्युनिटी सर्विस वाली धारा। अब मामूली अपराधों के लिए सीधे जेल नहीं बल्कि कारावास के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा दी जा सकती है। ये सच में एक नई सोच है। चलिए, BNSS की इस नई नींव को समझने के बाद अब हम अपने माइनर एक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। जी, ये हमारे समाज से जुड़ा एक बहुत ही अहम कानून है। बिल्कुल। इसके ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो ये 20 मई 1961 को पारित हुआ था। इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार था और फिर 1 जुलाई 1961 को ये पूरे भारत में लागू हो गया। मिश्रा सर, इसमें धारा 2 और 5 का बहुत बड़ा रोल है ना? हाँ, देखिए, धारा 2 ये स्पष्ट करती है कि दहेज मांगना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि लेना। दोनों इक्वल हैं कानून की नज़र में। हालांकि इसमें से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आने वाले मेहर को बाहर रखा गया है। और जो धारा 5 है वो ये कहती है कि दहेज के लिए अगर कोई भी करार या समझौता होता है तो वो नल एंड वॉइड होगा, यानी पूरी तरह शून्य होगा। बिल्कुल सही कहा मिश्रा सर। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दंड और सजा के मैट्रिक्स को एक ब्लैक बोर्ड स्टाइल में समझें तो इसको ऐसे याद रखिए। धारा 3 जो दहेज लेने या देने से जुड़ी है, उसमें मिनिमम 5 साल की सजा और 15,000 रुपए या दहेज की राशि जो भी ज्यादा हो उसका जुर्माना लगेगा। और अगर सिर्फ मांग की गई है तब धारा 4 आएगी। दहेज की मांग करने पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना है।
एक और चीज, धारा 4A विज्ञापन पर रोक लगाती है। अगर अखबार में दहेज का ऐड निकाला तो 6 महीने से 5 साल तक जेल और 15,000 का जुर्माना हो सकता है। और सबसे सख्त प्रावधान BNS की धारा 80 में है, जो दहेज मृत्यु के बारे में है। शादी के 7 साल के भीतर अगर मृत्यु होती है तो मिनिमम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिलती है। ये सजा इसलिए इतनी कड़ी है ताकि इस कुरीति को जड़ से खत्म किया जा सके। और इसी तरह सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए एक और एक्ट आया, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो इसका ऐतिहासिक आधार पूना पैक्ट है, जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। जी, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ये कानून 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ और 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। इसमें टोटल 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक उत्पीड़न को रोकना और हाशिए पर खड़े समाज का जीवन स्तर सुधारना है। इसकी जो परिभाषाएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 366(24) और 366(25) पर बेस्ड हैं। और जब हम अत्याचार यानी अट्रॉसिटी की बात करते हैं तो कानून धारा 3 में इसके अलग अलग रूप डिफाइन करता है। एक तो हो गया शारीरिक और सामाजिक अत्याचार, जैसे किसी को अखाद्य पदार्थ खिलाना, नग्न करके घुमाना या सामाजिक बहिष्कार करना, जूतों की माला पहनाना, ये सब घोर अत्याचार है। और दूसरा पहलू है आर्थिक अत्याचार। हाँ, आर्थिक पहलू बहुत क्रिटिकल है, जैसे किसी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेना, उनकी फसल बर्बाद करना या उनसे बेगार करवाना, ये सब इस एक्ट में कवर होते हैं। और इन सब से निपटने के लिए धारा 10 में तड़ीपार यानी निष्कासन का नियम है। तड़ीपार का मतलब वही ना कि व्यक्ति को उस एरिया से बाहर निकाल देना। सही कहा। विशेष न्यायालय पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी संभावित अपराधी को अधिकतम 3 साल के लिए उस क्षेत्र से बाहर कर सकता है। और सिस्टम की जवाबदेही भी तय की गई है धारा 4 में। अगर कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उसे भी 6 महीने से 1 साल तक की सजा मिलेगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि सिस्टम पर भी चेक्स लगाए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो बच्चों और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। पहले बात करते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 की। ये 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, ठीक बाल दिवस के दिन। इसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। पहली, धारा 23 जो बच्चे की पहचान गुप्त रखने की बात करती है। अगर मीडिया ने बच्चे की पहचान उजागर की तो सीधे 2 साल की सजा है। और धारा 35 भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो ट्रायल की बात करती है। विशेष न्यायालय को 1 साल के भीतर मामले का विचारण पूरा करना ही होता है। त्वरित न्याय बहुत जरूरी है इसमें। बिल्कुल। और सबसे सेंसिटिव पॉइंट है धारा 24। बच्चे का बयान सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी, और वो भी सादे कपड़ों में, वर्दी में नहीं, ताकि बच्चा और न डरे। चलिए अब मोटर वाहन अधिनियम यानी MVA 1988 पर आते हैं, जिसे मिश्रा सर आप डिटेल में समझाएंगे। ये 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था और इसमें 217 धाराएं हैं। MVA में जो सबसे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीज है वो है गोल्डन आवर, जो धारा 212A में दिया गया है। दुर्घटना के तुरंत बाद का जो पहला 1 घंटा होता है, उसमें अगर सही मेडिकल हेल्प मिल जाए तो जान बचने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसे ही गोल्डन आवर कहते हैं। लेकिन लोग तो मदद करने से डरते थे ना पुलिस के चक्कर में। उसी डर को खत्म किया धारा 134A ने। इसे गुड समैरिटन का नियम कहते हैं। अगर कोई नेक व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित की मदद करता है तो उसे दीवानी और आपराधिक मतलब सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से पूरी छूट मिलती है। ये एक कमाल का रूल है। अब मिश्रा सर, चालान के नियम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसका मैट्रिक्स फटाफट बता देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स नोट कर लें। बिल्कुल, ये लिस्ट याद रखना जरूरी है। धारा 194 के तहत बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। वही धारा 129 में बिना हेलमेट 2 पहिया चलाने पर भी 1000 का ही जुर्माना है। अगर बिना इंश्योरेंस पकड़े गए तो धारा 196 लगेगी, जिसमें 2000 का जुर्माना है। और बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना तो बहुत महंगा पड़ सकता है। धारा 192 में इसके लिए 5000 तक जुर्माना या 1 साल का कारावास है। और इस लिस्ट में सबसे हेवी एंट्री है धारा 1990A की। अगर कोई किशोर यानी नाबालिग अपराध करता है तो फाइन उसके माता पिता पर लगेगा, पूरे 25,000 रुपए का। साथ ही 3 साल की सजा हो सकती है और उस बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। ये वाकई बहुत सख्त कदम है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी भी है। तो चलिए आज के इस रिवीजन के आखिरी माइनर एक्ट पर आते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005।
इसमें जो हिंसा की परिभाषा है धारा 3 में, वो सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। मिश्रा सर, इसे थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, इस कानून ने हिंसा को 4 प्रकार में बांटा है। पहला तो वही है शारीरिक हिंसा, जिसमें मारना, पीटना या हेल्थ को जोखिम में डालना शामिल है। दूसरा है मौखिक या भावनात्मक हिंसा, जिसमें गाली देना, अपमान करना या फिर बच्चे ना होने पर ताने मारना शामिल है। तीसरी कैटेगरी यौन हिंसा की है, जिसमें महिला की गरिमा का हनन या सेक्सुअल अब्यूज आता है। और चौथी, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा मतलब? स्त्रीधन से वंचित करना ना, बिल्कुल। दहेज या संपत्ति से महिला को दूर रखना या उसके वित्तीय संसाधनों को रोकना, ये सब आर्थिक हिंसा में आता है। और इन मामलों को हैंडल करने के लिए जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो धारा 8 और 12 में क्लियरली डिफाइंड है। धारा 8 कहता है कि हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी। और यही अधिकारी DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करता है। और इसमें न्याय की समय सीमा भी तय है। जी हाँ, धारा 12 के हिसाब से पहली सुनवाई शिकायत मिलने के 30 दिन के भीतर होनी ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मामले का अंतिम निपटारा उस पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। ये 60 दिन वाला नियम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमने सारे एक्ट्स स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिए हैं। क्लास को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमने शुरू में BNSS में डिफॉल्ट बेल और नागरिक अधिकारों की बात की थी, लेकिन हमारे सिस्टम में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA 1980 भी है। इसकी धारा 13 के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी विचारण या ट्रायल के अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। सोचकर देखिए, एक तरफ 60 दिन में जमानत का अधिकार है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के लिए 12 महीने बिना ट्रायल के डिटेंशन की ताकत कर रही है। ये मूल विधि कोई साधारण विषय नहीं है, ये आपके कंधों पर सितारों का रास्ता है। कठिन परिश्रम करें, निरंतर रहें और याद रखें, रघुकुल रीत सदा चली आई, आपका समय आ गया है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।